तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए 2025 के इस बजट से भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के कर्मचारी को क्या फायदा होगा और कितना फायदा होगा, इसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखिए आप सभी लोग को मालूम ही होगा ना, कल 1 फरवरी था और कल पार्लियामेंट में जो हमारे भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला ताई जी के द्वारा जो है 2025-26 का बजट बिल जो है पेश किया गया था, जिसमें कि भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के कर्मचारी के लिए यहां पर क्या कुछ बताया गया उसके बारे में यहां पर जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जीडीएस कर्मचारी को वास्तव में क्या समस्या है। उसके अलावा चार्टर ऑफ डिमांड लिस्ट क्या है जीडीएस कर्मचारी की, उसके बारे में भी देखिए यहां पर जानकारी देने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर आप एक जीडीएस कर्मचारी हो या फिर भारतीय डाक विभाग में इंटरेस्टेड रखते हो, इसमें फॉर्म अप्लाई करते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर यही सवाल आता है कि सर ये बताइए 2025 के बजट से जीडीएस कर्मचारी को क्या लाभ होगा और कितना फायदा होगा। तो दोस्तों नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर पोस्टल नेटवर्क का विस्तार करने को लेकर के चर्चा की गई है। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, हमारे भारत देश में कुल 1,55,000 जो है पोस्ट ऑफिस है। उसके अलावा इन पोस्ट ऑफिस में 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी ऐसे हैं जो कि काम करते हैं। तो यहां पर यह बताया गया है साफ तौर पे कि पोस्टल नेटवर्क का विस्तार जो है किया जाएगा, मतलब कि यहां पर पोस्ट ऑफिस की जो संख्या है ना, इसे बढ़ाया जाएगा और इसे पूरी तरीके से डिजिटल सर्विस में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो इस बजट में यह भी बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस की जो इकोनॉमी है यानी कि अर्थव्यवस्था है, उसमें सुधार किया जाएगा, इनमें बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से अपने भारत देश में पोस्ट ऑफिस की संख्या है ना, 1,55,000 पोस्ट ऑफिस कम नहीं होते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसको जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर नहीं है। तो इसके इकोनॉमी में सुधार किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा, ये चीज जो है इस बजट बिल में बताया गया है। उसके अलावा आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी चीजें आती है। जैसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा, देखिए इसमें यह बताया गया है सूक्ष्म उद्यमों को लोन देना। कहने का मतलब यह है कि वे व्यक्ति जो कि सूक्ष्म उद्यमी बनना चाहता है, उसको पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो है ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। यह प्रस्ताव जो है बजट बिल में शामिल किया गया है। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो डिजिटल सेवा को और बेहतर करना। हालांकि अभी भी डिजिटल सेवा जो है दी जाती है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है, तो इसको और बेहतर करना जो है इस बजट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस कम्युनिटी सेंटर बनाना। देखिए प्रत्येक राज्य में क्या होगा कि जीडीएस कर्मचारी के लिए यहां पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें कि वे सभी लोग जो जीडीएस कर्मचारी हैं किसी भी विषय पर वहां पर बैठ करके एक साथ जो है मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज भी बजट बिल में जो है बताया गया है। साथ ही साथ चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर संस्थागत खाता सेवाएं, उसके अलावा जो बीमा होता है, जो इंश्योरेंस होता है, इसको लेकर के भी यहां पर प्रस्ताव जो है शामिल है। उसके अलावा पांचवें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो ऑनलाइन जमा निकासी को और बेहतर करना। देखिए अभी भी पोस्ट ऑफिस की अगर मैं बात करता हूं तो ऑनलाइन जमा निकासी का कार्य किया जाता है, लेकिन इसको और अच्छी तरीके से इसके सर्विस को और बेहतर करना इस बजट में ये सारी चीजें जो है बताई गई है, ठीक है ना। तो यहां पर ये फायदा एक मिलेगा जीडीएस कर्मचारी को, जो 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी हमारे भारत देश में काम करते हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वास्तव में जीडीएस कर्मचारी को किस चीज को लेकर के दिक्कत है, उनको क्या परेशानी है, क्या समस्या है। यहां पर चार्टर ऑफ डिमांड के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिए नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर जीडीएस एम्प्लॉय को 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, जो कि वर्तमान समय में नहीं है। अभी आप सभी लोग को मालूम है ना, एक भारतीय डाक विभाग का जो जीडीएस का कर्मचारी है वो 4 से 5 घंटे ड्यूटी करता है। और ये क्यों करता है? क्योंकि इन पर 3A रूल लगा हुआ है, जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। और देखिए 4 से 5 घंटा ड्यूटी है, यही रीजन है कि इनकी सैलरी भी यहां पर काफी कम मिलती है। इनको सैलरी के रूप में आप सभी लोग को मालूम है, अगर वे कैंडिडेट जो कि बीपीएम पोस्ट पर कार्यरत है, उनको 18,000 के आसपास जो है मंथली वेतन दिया जाता है। साथ ही साथ एबीपीएम और डाक सेवक की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इनको तकरीबन 16,000 के आसपास मंथली वेतन जो है दिया जाता है। तो यहां पर महंगाई को देखते हुए इनकी सैलरी में वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट है ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर बीपीएम कैंडिडेट को तकरीबन 30,000 की सैलरी
मिलनी चाहिए। उसके अलावा एबीपीएम डाक सेवक की अगर मैं बात करूंगा तो इनका भी सैलरी जो है तकरीबन 26,000 से लेकर के 28,000 के बीच में होना चाहिए, तब ये जाकर के सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करूंगा तो इनको सैलरी बहुत कम दिया जाता है, 18,000 और 16,000 रुपए में। आप ही बताइए कि क्या कुछ हो जाता है यार। और उसमें भी आप सभी लोग को मालूम है जो एबीपीएम और डाक सेवक के जो कर्मचारी हैं उनको क्या करना रहता है कि अपने मोटरसाइकिल से डाक डिलीवरी यानी कि डाक को घर घर जाकर के पहुंचाना होता है। 3 से 4 हजार रुपए उनके पेट्रोल का खर्च निकल जाता है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये बताइए। इनके जो फैमिली है, इनके जो लड़के बच्चे हैं, वे अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर जो है, हालांकि ये बात बजट में नहीं बताया गया है, लेकिन वास्तव में एक जीडीएस कर्मचारी को क्या समस्या है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और देखिए जो सबसे ज्यादा मेन फोकस है ना, जो मेन समस्या है, इस पर यहां पर बजट में फोकस करना चाहिए, जिससे कि जो जीडीएस कर्मचारी हैं इनके समस्याओं का समाधान यहां पर किया जा सके। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस 3A रूल को जितना जल्द से जल्द हो सके इसे हटा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जीडीएस 3A रूल के बारे में बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 1898 में ये रूल जो है बनाया गया था, ठीक है ना। जीडीएस कर्मचारी इसे जो है काला कानून के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या कुछ बताया गया है मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। 3A रूल को बहुत जल्द हटाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर ना ही इनकी सैलरी बढ़ पाएगी, ना ही इनका जो है जो ड्यूटी हावर है उसमें वृद्धि हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है 3A रूल में किसी भी जीडीएस कर्मचारी को 5 घंटे से ज्यादा ड्यूटी जो है नहीं करनी है। और कुछ बताया गया है इसमें कि जीडीएस को ज्वाइनिंग के टाइम लिख करके ये देना पड़ेगा कि उनके पास जो है कमाई का अन्य सोर्स है, यानी कि वे पूरी तरीके से जीडीएस की जो सैलरी है उस पर डिपेंड ना रहे। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जीडीएस 3A रूल में ये सारी बातें बताई गई हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जीडीएस को सिविल सर्विस का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जीडीएस कर्मचारी जो है अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का दावा नहीं करेगा। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है ना तो जो 8वां पे कमीशन है उसका लाभ एक जीडीएस कर्मचारी को नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा 65 वर्ष की आयु में जो है इनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो चलिए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है दोस्तों कि इनको सिविल सर्विस का दर्जा नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इनको सरकारी कर्मचारी होने का दावा जो है वे अपने आप को नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो बताया गया है कि 8वें पे कमीशन का लाभ इनको नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इनके लिए बहुत ही खिलाफ है, ठीक है ना, जो कि जीडीएस 3A रूल के अंतर्गत में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो चार्टर ऑफ डिमांड के तहत यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जीडीएस कर्मचारी का जो वर्कलोड है उसको कम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं ना कि जो जीडीएस कर्मचारी हैं वे काम ही क्या करते हैं जिनको कि उनको जो है 25,000 30,000 रुपए सैलरी दिया जाए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जितना एक जीडीएस कर्मचारी काम करता है ना उतना काम जो है मेल गार्ड और एमटीएस दोनों साथ मिलकर के नहीं करते हैं, उतना काम एक जीडीएस का कर्मचारी जो है करता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर देखिए टारगेट सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहिए। इनको टारगेट दिया जाता है यार कि 1 महीने में आपको जो है 20 खाते खोलने हैं, 25 खाते खोलने हैं, और इन्हीं टारगेट के चक्कर में जानते हैं ये अपना 100% नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये इन्हीं में उलझे रह जाते हैं। और ये टारगेट अगर नहीं पूरे कर पाते हैं तो जानते हैं क्या होता है, ऊपर के जो पदाधिकारी गण हैं, ऊपर के जो अधिकारी गण हैं उनके तरफ से जो इनको प्रेशराइज किया जाता है कि आपको जो टारगेट दिया गया था आपने यहां पर क्यों नहीं आप पूरा कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर टारगेट सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहिए। छुट्टी के दिन जीडीएस कर्मचारी को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाना चाहिए। अभी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूंगा, कभी कभी तो क्या होता है जो हॉलीडे का जो दिन होता है ना, जैसे संडे हो गया, सेकंड सैटरडे हो गया, इस दिन भी जीडीएस कर्मचारी को काम पर बुला लिया जाता है और उनसे डाक डिलीवरी का काम करवाया जाता है। अब सोच करके देख लीजिए कि कितनी स्थिति जो है यहाँ पर इनकी दयनीय है। उसके अलावा 7वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस एम्प्लॉय को 8वें पे कमीशन का लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए जब 8वें पे कमीशन का इनको लाभ मिलेगा ना तभी इनकी सैलरी में वृद्धि जो है देखने को मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन्फ्लेशन को देखते हुए इनकी सैलरी करीब करीब 28 से 30 हजार के बीच में होनी चाहिए। यह तभी होगा जब इनको 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा। और 8वें पे कमीशन का लाभ तब मिलेगा जब यहां पर जीडीएस 3A रूल को पूरी तरीके से हटाया जाएगा और इनको भी यानी कि जीडीएस कर्मचारी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का दर्जा मिलेगा, यानी कि सिविल सर्विस का दर्जा जो है इनको मिलना चाहिए। तभी जाकर के इनकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है कि जीडीएस कर्मचारी को वास्तव में क्या समस्या है, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, 2025 के बजट से जीडीएस कर्मचारी को किस प्रकार का लाभ मिलेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट
सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।